हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपके केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम, और आप और मैं यहाँ पर साथ मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिन्हें हम सीखने वाले हैं, जिनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को, क्लास 10th का, विद द टाइटल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो क्विकली क्या करेंगे, जो काम हम अपने हर एक लेक्चर में करते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं। वेरी स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या चीज देखी इस चैप्टर में, दैट हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। वी हैव 118 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और एक और क्लास है मेटेलॉइड, जो अभी हमें नहीं पढ़नी है, वो हम अपने हायर स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ दो ग्रुप्स को डिस्कस करने वाले हैं, टू मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, विच इज मेटल्स एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, राइट। जैसे कि हम देख चुके हैं मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स होते हैं मेलिएबल एंड डक्टाइल एज वेल, राइट। वही नॉन मेटल्स किस तरीके के होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस और डल अपीयरेंस वाले एलिमेंट्स होते हैं। ऑल्सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। वही हमने ये भी देखा था, नॉन मेटल्स आर बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये सारी बात हमने सबसे पहले शुरू की थी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कंप्लीट किया, उसके बाद हम पहुंचे थे कहाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज पे, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमें ये पढ़ना था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें शो करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेटल्स के डिफरेंट रिएक्शंस देखे थे, राइट। मेटल रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर मेटल है, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक इन कलर होता है। सेकेंड, हमने ये देखा था कि ये मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, H2O के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं, जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखने को मिले थे। डिफरेंट का मतलब क्या है, मतलब ये है, हमने सबसे पहले जनरल रिएक्शन देखा था, दैट मेटल रिएक्ट विद वाटर टू मेक मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, राइट। वो मेटल ऑक्साइड अगर फर्दर वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, देन इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि एक मेटल वाटर से रिएक्ट करके जनरली क्या बनाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सही कहा। बट इन केस मेटल ऑक्साइड जो बनता है वाटर से रिएक्शन के बाद, वो वाटर में इनसॉल्यूबल है, तो सिर्फ उसी केस में मेटल और वाटर के रिएक्शन से क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, इसके अंदर हमने 3 मेन केसेस देखे थे। फर्स्ट रिएक्शन था हमारा विद द कोल्ड वाटर, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, और साथ ही में हीट एनर्जी भी इवॉल्व करते हैं। वहीं सेकेंड हमने ये देखा था
that some metals do not react with cold water. तो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? They react with hot water. For example, magnesium. मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड. देन थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो मेटल्स जो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर से. तो आखिर किससे रिएक्ट करते हैं? दे रिएक्ट विद द स्टीम. स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. फॉर एग्जाम्पल हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे. आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. वहीं एल्यूमिनियम भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो ये रिएक्शन थी किसके साथ? मेटल की वाटर के साथ, राइट. देन हमने देखा मेटल की रिएक्शन विद एसिड्स. मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. देन हमने एक और टाइप ऑफ रिएक्शन देखी थी जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं. अगर एक मेटल रिएक्ट करता है विद अदर मेटल सॉल्ट और अपना सॉल्ट बना देता है और दैट मेटल अलग से निकल जाता है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. फॉर एग्जाम्पल बहुत जनरल रिएक्शन जो हम कई बारी पढ़ते हैं वो क्या है? कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जब भी आयरन नेल डिप करी जाती है तब क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है. आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल कर खुद अपना आयरन सल्फेट फॉर्म करता है प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म होता है. इस रिएक्शन की वजह से हमें चेंज इन कलर देखने को मिलता है बिकॉज कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर एंड आयरन सल्फेट इज ग्रीन इन कलर. सो कलर चेंज विजिबल होता है फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर. तो इस तरीके की रिएक्शन के लिए जरूरी क्या था? हमें ये जानना जरूरी था कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता. अब ये बताने के लिए हमें जाना पड़ा अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के पास, राइट. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमारे सभी मेटल लगे होते हैं सीरीज में और इस सीरीज के अंदर टॉपर जो है, जो टॉप पे प्रेजेंट है दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स और जो एकदम बॉटम में प्रेजेंट है दे आर वेरी अनरिएक्टिव मेटल. सो रिएक्टिविटी सीरीज हमें बता देती है कि कौन सा मेटल दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है, जो कि हमें हेल्प करता है इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब हमें देखना होता है कि जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में आया है क्या वो मेटल हमारी पहले से प्रेजेंट मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल सकता है या फिर नहीं. ये जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमारी मदद करती है, हेल्प करती है. देन इसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस अपने नॉन मेटल के देखे थे, राइट. फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स. इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी थी दैट मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर और वहीं हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर. ओके. ऑल्सो some metal oxides are there which are amphoteric in nature. अब amphoteric का मतलब क्या था? amphoteric का मतलब ये है that they can react with both acid as well as base. मतलब ये acid बनकर base के साथ भी react कर सकते हैं और एक base बनकर acid के साथ भी react कर सकते हैं. That means they show dual nature. तभी इन्हें कहा जाता है amphoteric oxides. Then हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, वो क्या था? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ
नॉन मेटल। आखिर एक मेटल नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या रिएक्शन शो करता है। सो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, मेटल्स जो हैं जनरली दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो डोनेट करके, मतलब बाहर अगर फेंक दे उन इलेक्ट्रॉन्स को तो वो स्टेबल बन जाते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर, उन्हें इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, देना पसंद नहीं है। तो अगर हम एक ऐसी जोड़ी बनाए, सुपर डुपर जोड़ी, जिसमें हम मेटल भी ले और एक नॉन मेटल ले, तो क्या होगा, मेटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, वहीं आपका नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसे क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, राइट। दोनों का फायदा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, वही क्लोराइड की है 287। अब देखिए सोडियम क्या पसंद करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, राइट। तो ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। और वही क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, राइट, बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जैसे ही सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, क्लोरीन इसे फटाफट से ले लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, दो आयंस फॉर्म होंगे, सोडियम और क्लोराइड, और ये आयंस आपस में एग्रीगेशन करके आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर देते हैं, ओके। अब आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, दे शो स्पेशल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मोस्टली आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं बिकॉज आयंस के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये जनरली सॉलिड होते हैं। प्लस इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई देखने को मिलता है। आखिर ऐसा कैसे, बिकॉज इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन है, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्मॉल नहीं स्ट्रॉन्ग, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। ऑल्सो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पर कब, इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं है भाई। इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंडक्ट करना है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो क्या करना होगा, आयंस को चार्ज को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, राइट। पर सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते क्या, इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्वस स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में दे आर फ्री, आयंस कैन मूव, तो इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमने अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में पढ़ा था, राइट, कि मेटल जो है वो किस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के बाद हमने ओर्स के बारे में पढ़ा, गैंग के बारे में पढ़ा, देन हमने देखी डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की इन द प्योर फॉर्म। आफ्टर दैट हमने डिस्कशन करा कोरोजन के बारे में कि मेटल किस तरीके से एयर वाटर के साथ रिएक्ट करके कोरोड हो जाता है, ओके। सो आज क्या करने वाले हैं, अभी तक हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है अपने चैप्टर का, क्या क्या पढ़कर आए, सब कुछ कनेक्ट कर लिया आपने, रिवाइज कर लिया क्विकली माइंड में, राइट। तो अब हम आज करने क्या वाले हैं, आज सबसे जरूरी काम होगा बच्चे, क्या है वो जरूरी काम, क्वेश्चंस को डिस्कस करना, राइट। थ्योरी चलती रहेगी तो सब कुछ अच्छा लगता रहेगा, सब समझ में आ रहा है मैम, बस आप बोलते जाइए और हम सुनते जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है वैसे ही हमारी
जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है वैसे ही हम जो है सारी एनर्जी डाउन हो जाती है, राइट। मैम क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर 1 क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 40 पे है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द मेटल विच। देखिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपसे पूछा गया है, एक मेटल का एग्जांपल दीजिए जो कि ये सभी प्रॉपर्टीज शो करता है। नंबर 1 क्या है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अगर आपको याद हो, जब हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे उसी टाइम हमने ये चीज याद करी थी बच्चे, ध्यान दिया था, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। पर एक एक्सेप्शन ऐसी है, एक इंसान ऐसा है, इंसान नहीं मेटल, वो ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन सा है ये मेटल? मर्क्यूरी। ओके, देन सेकंड क्या है, कैन बी इजीली कट विद नाइफ। ये भी हमने अलग से पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। बोला था मैंने ये क्या, कि सॉलिड जो थे, जो आपके मेटल थे सॉलिड स्टेट में, वो मेटल जनरली बहुत हार्ड होते हैं। जैसे आयरन का एग्जांपल लीजिए, कितना हार्ड होता है, राइट। वही एक्सेप्शंस आती हैं कहाँ, कुछ एल्कली मेटल्स में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हम इन्हें नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सोडियम मेटल, ओके। देन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल है? सिल्वर मेटल, सिल्वर या फिर आयरन मेटल, बेस्ट तो आयरन है, ठीक है। देन वी हैव इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर कौन है हीट का? लेड, ठीक है। तो ये क्या बात हो गई, ये हमने डिफरेंट मेटल्स बता दिए, एग्जाम्पल दे दिया किसका, रूम टेम्परेचर पे है लिक्विड ऐसा मेटल, मर्क्यूरी। देन इजीली कट विद अ नाइफ, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, राइट। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, आयरन हमने दिया है एग्जाम्पल। देन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर कौन है? लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये दो टर्म्स हमने चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट नहीं की थी, वहीं पर हमने इन्हें अच्छे से समझा था, सीखा था कि मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब क्या होता है। फिर भी दोबारा से देखते हैं, मेलिएबल का मतलब क्या था बच्चे, याद हो अगर, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, राइट, और हम इसे हैमर के साथ बीट करते हैं, इस एलिमेंट की अच्छे से पिटाई कुटाई करनी है, किससे? हैमर की मदद से, और ये बना दे क्या? थिन शीट, ओके। अगर आप किसी एलिमेंट को बीट करते हैं हैमर से, एंड ऑन बीटिंग इट फॉर्म्स थिन शीट्स, अगर वो थिन शीट्स आपको फॉर्म करके दे, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? दैट एलिमेंट इज मेलिएबल, ठीक है। एलिमेंट क्या है? मेलिएबल है, क्योंकि पीटे जाने पर, बीट किए जाने पर विद हैमर, ये टूट नहीं रहा है बल्कि थिन शीट फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल, हम सभी अपने किचन में यूज करते हैं फूड को रैप करने के लिए। वो एल्यूमिनियम क्या है बच्चे? एक मेटल है, और आपने उस एल्यूमिनियम मेटल को बीट करके क्या बनाया? थिन शीट, थिन फॉइल बना दी ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। सो मेलिएबल बेसिकली आप ये बोल सकते हैं
ठीक है, वो सभी सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मतलब क्या हो सकता है, एलिमेंट्स, राइट, जो कि क्या करते हैं, विच फॉर्म्स थिन शीट्स ऑन बीटिंग देम विद हैमर, जब हैमर से उनकी पिटाई की जाती है तो थिन शीट्स फॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेलिएबल। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू फॉर्म थिन शीट्स ऑन बीटिंग, राइट, मेलिएबिलिटी होती है और वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, मेलिएबल, मेलिएबल है, फॉर्म कर सकता है थिन शीट्स। Then we have ductile. अब डक्टाइल का क्या मतलब है, डक्टाइल का मतलब है कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसे जब आप स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने पर वो टूटेगा नहीं बल्कि थिन वायर्स फॉर्म कर देगा, उसे आप कहेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, डक्टाइल नेचर का है। क्या प्रॉपर्टी है हमारी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू फॉर्म लॉन्ग थिन वायर्स ऑन स्ट्रेचिंग। ओके, सो डक्टाइल क्या है, वो सब्सटेंस which forms thin wires on stretching, जो स्ट्रेच किए जाने पर थिन वायर्स फॉर्म करते हैं उन्हें हम डक्टाइल कहते हैं। जैसे आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया और आप इसे स्ट्रेच कर दीजिए, स्ट्रेच का मतलब क्या है, खींचिए, ऐसे जोर की खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, और ऐसा करने पर अगर ये फॉर्म करे क्या, ऐसी थिन वायर्स, इसका मतलब है कि ये जो सब्सटेंस, ये जो एलिमेंट है, ये कैसा है, डक्टाइल नेचर का है, थिन वायर्स फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, Why is sodium kept immersed in kerosene oil? आखिर क्यों हम सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके हमेशा रखते हैं। ओके, सो अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी भी याद हो तो ये आपने ध्यान दिया होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉपर है, जो सबसे ऊपर बैठते हैं, वो है पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, तो वहीं से आपको ये पता लग जाना चाहिए दैट सोडियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं जो टॉपर हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या करता है, सोडियम रिएक्ट्स violently with एयर, एयर की प्रेजेंस में, एयर के साथ ये बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन शो करता है जिसकी वजह से आग लग सकती है, फायर हो सकती है, which can cause accidental fire। क्योंकि सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, इसीलिए हमें इसका कांटेक्ट ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है विद द एयर, ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए। क्योंकि अगर सोडियम एयर के साथ मिल जाएगा, इट विल रिएक्ट वायलेंटली, जिससे एक्सीडेंटल फायर कॉज हो सकती है, आग लग सकती है, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सोडियम का कांटेक्ट ब्रेक करना है, मतलब वो हमारी एयर के संपर्क में ना आए, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं, सो दैट इट विल नॉट कम इन कांटेक्ट विद द एयर। ओके, सो आप बोल सकते हो
ठीक है। सोडियम क्या है, इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल। देन आपने बता दिया सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद air which can cause accidental fire. It can cause accidental fire. That is why it is kept immersed in kerosene oil, ताकि एयर और सोडियम का कांटेक्ट हम ब्रेक कर सके, एयर के संपर्क में ना आए हमारा सोडियम मेटल, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। आयरन विद वाटर क्यों नहीं लिखा, याद है या फिर भूल गए? आयरन ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन एंड एल्यूमिनियम ओनली रिएक्ट विद स्टीम, राइट। तो सबसे पहली रिएक्शन लिखते हैं, आयरन विद स्टीम, Fe react with steam to form iron oxide Fe3O4 plus हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा, 3 Fe है, रिएक्टेंट में भी 3 कर दो। देन हाइड्रोजन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन 4 है, राइट। तो यहाँ पर भी हमें 4 करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 4H2 करना पड़ेगा। अब देखिए 3 आयरन इन रिएक्टेंट, 3 इन दी प्रोडक्ट, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट में है। 4 ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट के पास है और 4 ऑक्सीजन एटम आपके प्रोडक्ट के पास है, मतलब कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम रिएक्ट करता है विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, अब इसे भी बैलेंस करते हैं। कैल्शियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, राइट। हाइड्रोक्साइड की वजह से यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो इसे ट्वाइस कर दो, बैलेंस हो जाए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब बैलेंस हो गई कंप्लीटली रिएक्शन। देन देखते हैं पोटेशियम का रिएक्शन विद वाटर। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2। पोटेशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ प्रोडक्ट में है 3 और वहां है 2, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ अगर हम 2 लगाएं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, इस साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 3, तो हमें यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा, राइट। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट के पास भी 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गए। बट पोटेशियम यहाँ प्रोडक्ट में 2 है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी हमें 2 पोटेशियम करना होगा। ओके, तो अब ये क्या है, हमने अपनी कंप्लीट रिएक्शन इक्वेशन दे दी है। आयरन का रिएक्शन विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेकेंड इज कैल्शियम का रिएक्शन विद वाटर to form calcium hydroxide and hydrogen gas. Third is potassium reaction with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. Okay, तो ये हमने reactions दे दी हैं, complete हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है, sample of 4 metal A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been, हमने क्या किया है, 4 अलग अलग सोल्यूशन लिए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। देन हमने इनमें डिफरेंट मेटल्स ऐड किए हैं A, B, C, D, और हमने ये स्टडी किया कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मेटल सॉल्ट के साथ, अगर A मेटल है, इसे मैंने आयरन सल्फेट में डाला है, तो क्या ये आयरन को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा,
ए की और आयरन की रिएक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट मेटल ए बी सी डी। कुछ हमें क्वेश्चन को आंसर करना है बेस्ड ऑन दिस टेबल। तो पहले यहीं पर देखते हैं रिएक्टिविटीज कैसे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी की रिएक्टिविटी लिखते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये किस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन वी हैव आयरन, कॉपर एंड लास्ट में आता है क्या, सिल्वर। ठीक है, ये तो इन सभी की रिएक्टिविटी हुई। अब देखते हैं एक एक करके मेटल की रिएक्टिविटी कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता चलेगी। देखो, अगर कोई मेटल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आयरन सल्फेट के अंदर से आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब उस मेटल की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा होगी, उसे आप आयरन के ऊपर रखेंगे, राइट। और अगर कोई मेटल ऐसा है जो आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि उस मेटल की रिएक्टिविटी आयरन से कम है, उसे आप आयरन के नीचे रख दोगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। ए मेटल जब हमने आयरन सल्फेट में डाला, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कॉपर में डाला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब कॉपर में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इसका मतलब मेटल ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के ऊपर आएगा, राइट। लेट मी चेंज पेन कलर। ठीक है, यानी कि कॉपर के ऊपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ए, तभी तो इसने कॉपर को बाहर निकाला, क्योंकि हमने सीखा था मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट में से मेटल को तभी निकल पाएगा जब वो मेटल स्ट्रॉन्ग इनफ होगा, है ना, तभी तो उसे धक्के मार के बाहर निकालेगा। मतलब ए जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका मतलब ए कहाँ आएगा, कॉपर से पहले आएगा। ठीक है, ए कॉपर से ऊपर है इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब सेकंड पे चलते हैं। बी, आयरन सल्फेट की इसने डिस्प्लेसमेंट कर दी, मतलब बी इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन के ऊपर कौन आएगा, बी। ठीक है, देन सी, आयरन सल्फेट में नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, सी कहाँ आएगा, सिल्वर के ऊपर आएगा। ठीक है, देखो इसमें ध्यान रखना, जिन जिन का सॉल्ट हमें दिया गया है, जिन जिन मेटल का, उनकी तो हमने रिएक्टिविटी खुद लिखी है। देन जो मेटल हमें दिए गए हैं ए बी सी डी, उनकी रिएक्टिविटी हमने लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जिस मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं उससे ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो सी तक हमने देख लिया। डी, no reaction with iron sulfate, no reaction with copper sulfate, no reaction with zinc and no reaction with lead। जब lead नहीं, silver, okay, silver, no reaction with silver। जब डी मेटल सिल्वर तक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, मतलब सिल्वर के नीचे है इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, तो डी कहाँ आएगा, सिल्वर के नीचे आएगा। ओके, सो हमें इनडायरेक्टली क्या मिल गया, हमें इस तरीके से कंपैरिजन करने पर हमको मिल चुका है इन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर, राइट। एक बारी लिख देते हैं, बी ए सी डी, क्या मिल गया हमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिवन मेटल्स क्या है, बी ए सी डी। ओके, अब देन देखते हैं एक के बाद एक अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब यहां पर जब आपने रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दिया तो आप इजीली बता सकते हो मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है,
बी मेटल, राइट। देन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड है what would you observe if B is added to solution of copper to sulfate। कह रहे हैं अगर B हमने यहाँ कॉपर सल्फेट के अंदर डाला बी मेटल तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब देखिए ये आपको यहीं से पता चल जाएगा। B क्योंकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। B ने आयरन सल्फेट के अंदर से भाई आयरन को निकाल दिया और हमें पता है कॉपर आयरन से नीचे है इन दी रिएक्टिविटी। दैट मीन्स बी कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर ऑल्सो। अगर बी हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तब भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को हमें मिलेगी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बी विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, जब ऐसा होगा क्या होगा, हमारा ब्लू कलर फेड हो जाएगा। दैट मीन्स द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड। ब्लू कलर फेड हो जाएगा और एक जो ये सॉलिड कॉपर बनेगा जो कॉपर सल्फेट में से निकलेगा, इट विल शो रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन का एग्जैक्ट कलर क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज हमारे पास कोई मेटल बी है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि बी कौन सा मेटल है। सो हम नहीं बता सकते कि बी का जो सल्फेट बनेगा उसका क्या कलर है, राइट। लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। वो तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया बिकॉज उसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने आंसर किया है अपने क्वेश्चंस को। सो बेसिकली थर्ड जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी ऑर्डर BACD। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which gas is produced when hydrochloric acid is added to reactive metal? Write the chemical reaction when iron react with dilute H2SO4। हमें बताना है क्या, जब मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड होगा तब कौन सी गैस इवॉल्व होगी। सो हमें पता है मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हम क्या बोलेंगे, जब मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ओके, देन सेकेंड, राइट द केमिकल रिएक्शन विद आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। आयरन का रिएक्शन कराना है हमें विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या होगा, इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट FeSO4 plus hydrogen gas will be liberated। Okay, next question देखते हैं। What would you observe when zinc is added to solution of iron to sulfate? Write the chemical reaction that takes place। जब हम आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जिंक को ऐड करेंगे तब हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है क्या होगा जब जिंक मेटल ऐड किया जाएगा इन द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, राइट। तो सपोज हमारे पास FeSO4 आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है विच इज लाइट ग्रीन इन कलर। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर
जिंक को ऐड करवा रहे हैं। ओके, सो जब जिंक FeSO4 में जाएगा, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? क्या जिंक में इतना दम है कि वो आयरन को बाहर निकाल पाएगा या फिर नहीं निकाल पाएगा? क्या रिएक्शन में जिंक सल्फेट फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता? ये सभी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक चीज बता सकती है, वो क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन के ऊपर है या फिर नीचे है? तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के ऊपर आता है। दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। इट कैन इजीली डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस Fe। जब ये रिएक्शन होगा, बिकॉज FeSO4 iron sulfate is light green in color, okay, and zinc sulfate is colorless. So during this reaction हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? डिसअपियरेंस ऑफ दिस लाइट ग्रीन कलर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटिंग लेक्चर में न्यू केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पर जाकर वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।